नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में दिसंबर नेट का फॉर्म निकला हुआ है और फॉर्म फिल हो रहा है। इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी में होने को है, जिसकी तैयारी हम करने के लिए आज का एक खास वीडियो बना रहे हैं। इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश सेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं दिसंबर में और WB सेट वेस्ट बंगाल सेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये जो आज हम टॉपिक चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जानने वाले हैं, ये टॉपिक उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जो भी छात्र छात्राएँ MP सेट, WB सेट, UGC NTA नेट और अदर स्टेट के जो भी सेट एग्ज़ाम हैं और लाइब्रेरी साइंस के कोई भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बेहद फ़ायदेमंद है और ख़ास वीडियो है। इस वीडियो पर एक क्वेश्चन अवश्य रूप से पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक है डिजिटल प्रिजर्वेशन। देखिए, डिजिटल प्रिजर्वेशन आप सभी आज के युग में बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे। डिजिटल प्रिजर्वेशन क्या है, एक छोटा सा बेसिक सा आपको जानकारी पता होगा। आपको अपने अनुसार अपनी जानकारी को व्यक्त करना है, अपने मन पे रखना है कि आपको डिजिटल प्रिजर्वेशन का अर्थ समझना चाहिए, आना चाहिए। प्रिजर्वेशन समझते हैं, उसी पर एक नया शब्द आ गया डिजिटल प्रिजर्वेशन। जैसा कि आप अपने फ़ोटोज़ को, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किसी को साझा करते हो, शेयर करते हो, एक आपके पास हो गया, एक उनके पास हो गया, एक तरह के डिजिटल प्रिजर्वेशन है। ऐसे ही बहुत सारे डिजिटल प्रिजर्वेशन को लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। उसी प्रोजेक्ट से हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, गूगल ड्राइव में आप जो चीज़ें रखते हैं वो क्या एक डिजिटल प्रिजर्वेशन है। हाँ, एक चीज़ है, आपका मोबाइल कभी भी ख़राब हो सकता है, आपके डेटास कभी भी गायब हो सकते हैं, एरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मोबाइल कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप जो प्रिजर्वेशन किए हैं उसका कहीं पर बैकअप नहीं है। इन सब चीज़ों को सोचकर डिजिटल प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए गए, प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, प्रोजेक्ट चालू किए गए। उन्हीं सब प्रोजेक्ट से एक आध क्वेश्चन हमारे UGC NTA नेट और जो भी अदर स्टेट के सेट एग्ज़ाम है और लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के कंपटीशन जो एग्ज़ाम हैं उसमें पूछे जाते हैं। इन्हीं सब मुद्दाओं पर आज चर्चा करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल जो भी नेट की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल प्रिजर्वेशन। डिजिटल प्रिजर्वेशन से बहुत सारे इंटर्नशिप अगर आप करने जाते हैं कहीं भी, किसी भी इंस्टीट्यूशन पे, किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन पे, नेशनल लाइब्रेरी पे, NIT IITs जो भी चीज़ें हैं, जहाँ भी हैं, आप अगर ट्रेनिंग करने जाते हैं तो हो सकता है आपका एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की तैयारी कर रहे होंगे। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है डिजिटल प्रिजर्वेशन। तो डिजिटल प्रिजर्वेशन आप लोग समझ गए होंगे कि पहले की जो किताबें थी या अभी जो किताबें हम स्कैन या PDF रूप में मिलता है उसका डिजिटल प्रिजर्व करना ही डिजिटल प्रिजर्वेशन कहलाता है। इसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए गए, उन्हीं इनिशिएटिव पर बात करेंगे। तो पहला है क्लैप्स, ठीक है। क्लैस्प पहला जो प्रोजेक्ट था उसका नाम है क्लैस्प। क्लैस्प का पूरा नाम कभी आपसे पूछा जाए तो क्लासिक सॉफ्टवेयर प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट। क्लैस्प का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो C फॉर क्लासिक है ना, आप याद रखिएगा। क्लासिक, CL मतलब क्लासिक, S फॉर सॉफ्टवेयर और P फॉर प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। क्लासिक सॉफ्टवेयर प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट क्लैस्प का पूरा नाम है। क्लैस्प परियोजना की स्थापना कब की गई थी अगर आपसे पूछा जाए तो 2004 में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्लैस्प परियोजना की स्थापना कब हुई थी, या आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है क्लासिक सॉफ्टवेयर प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट कब स्थापना इसका किया गया, तो कब किया गया, 2004 में किया गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इंटरनेट आर्काइव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यही की पॉइंट से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके परीक्षा में आने वाले जो भी परीक्षा होने वाली है जिसमें डिजिटल प्रिजर्वेशन का सिलेबस हो, टॉपिक हो, 110% ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसके अलावा 3 और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो में आगे कंटिन्यू आप पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में वो टॉपिक डला हुआ है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो क्लैस्प परियोजना की स्थापना कब हुआ था, 2004 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो इंटरनेट आर्काइव के द्वारा किया गया था। इसका पर्पस क्या था, इसका उद्देश्य यह था 1970 के दशक से लेकर 1990 के दशक से आरंभ तक जितने भी खुदरा सॉफ्टवेयर हैं ना, उनके पुराने स्वरूप में एकत्रित करना और संग्रहित करना था इसका मेन पर्पस से रिलेटेड कभी ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेगा नहीं मेरे हिसाब से, मैं जितना समझता हूँ। रेयर चांसेस है कि कभी पूछ दे, तो याद रखिएगा 1970 से लेकर 1990 के दशक से आरंभ तक जितने भी 90 के स्टार्टिंग तक जितने भी जो खुदरा सॉफ्टवेयर थे उनके पुराने स्वरूप में एकत्र करना और उसका कलेक्शन करना, संग्रहित करना इसका मेन पर्पस था, ठीक है।
थोड़ा सा और लिख दिया हूँ, उसको भी पढ़ लीजिए। उपभोक्ता सॉफ्टवेयर को तब तक संग्रहित किया जाता था जब तक कॉपीराइट संबंधी बाधाएं दूर नहीं हो जाती, और फिर डेटा को वर्तमान उपयुक्त भंडारण मीडिया में ताज़ा किया जाता था और इन्हें स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाता था। समझ रहे हैं? अर्थात जो ये उपभोक्ता होते थे इनको सॉफ्टवेयर तब तक संग्रहित कराया जाता था जब तक कॉपीराइट संबंधी जो भी एरर्स हैं, कॉपीराइट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो सब दूर नहीं हो जाती तब तक। फिर डेटा जब ये उपयुक्त भंडारण मीडिया में ताज़ा किया जाता है, अर्थात डेटा को रिफ्रेश किया जाता था, ठीक है, और उन्हें फ्रीडम के रूप में, स्वतंत्र रूप में उपलब्ध कराया जाता था। ये क्लैस्प है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लैस्प का पूरा नाम क्या है? पहला चीज़ यहाँ से बनता है, तो क्लैस्प का पूरा नाम है क्लासिक सॉफ्टवेयर प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट। क्लैस्प परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो 2004 में की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो इंटरनेट आर्काइव के द्वारा किया गया था। इसका पर्पस क्या था? तो 70 से लेकर 90 की स्टार्टिंग तक जितने भी खुदरा सॉफ्टवेयर हैं, है ना, उनको पुराने स्वरूप में एकत्रित करना इनका मुख्य काम था। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की ओर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा प्रोजेक्ट है डोरिया। आप लोग सुने होंगे, डोरिया का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। बेहद इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, पूछा गया है कई बार। डोरिया का पूरा नाम क्या है? डोरिया का पूरा नाम है डिजिटल ऑब्जेक्ट, D4 डिजिटल, O4 ऑब्जेक्ट, है ना, मैनेजमेंट सिस्टम, डोरिया, ठीक है। डोरिया फिनलैंड की एक राष्ट्रीय परियोजना है। डोरिया क्या है? फिनलैंड, एक कंट्री का भी नाम याद रखिएगा। कभी आपको मैचिंग करने के लिए देता है तो डोरिया को फिनलैंड से मैच कीजिएगा। डोरिया फिनलैंड की एक राष्ट्रीय परियोजना है, नेशनल परियोजना है, जिसे हेलसिंकी विश्वविद्यालय द्वारा, है ना, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी का नाम भी आपको याद रखना है। हेलसिंकी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी द्वारा फिनलैंड के विश्वविद्यालयों के पॉलिटेक्निक द्वारा रखे गए डिजिटल संग्रह को एकत्रित करने और संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोरिया क्या है पूछता है आपको, तो डिजिटल ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। डिजिटल ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डोरिया है। डोरिया फिनलैंड की एक राष्ट्रीय परियोजना है। इंग्लिश में देखिए, डोरिया इज अ नेशनल प्रोजेक्ट। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। कहाँ की भाई? तो फिनलैंड की एक प्रोजेक्ट है, नेशनल प्रोजेक्ट, जिसकी स्थापना, जिसका सेटअप जो था वो किसने किया था? बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है हेलसिंकी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। किस लाइब्रेरी के द्वारा डोरिया का स्थापना किया गया था? डिजिटल ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का। तो किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था भाई? बहुत फेमस विश्वविद्यालय हेलसिंकी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्यों किया गया था? तो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जो हैं, है ना, उनके कलेक्शन को प्रिजर्व करने के लिए इसका क्या किया गया था? सेटअप किया गया था, ठीक है। फिनलैंड के जितने भी पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय हैं, है ना, उनके द्वारा रखे गए डिजिटल संग्रह को एकत्रित करने के लिए और संरक्षित करने के लिए क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? तो डोरिया की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रोजेक्ट डिजिटल प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, पेंडोरा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत गारंटी देता हूँ 110% आपके आने वाले परीक्षा में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। पेंडोरा डिजिटल आर्काइविंग सिस्टम, पेंडास, ठीक है, DAS, पेंडास का पूरा नाम है डिजिटल आर्काइव सिस्टम, ठीक है, पेंडोरा, ठीक है, डिजिटल आर्काइव सिस्टम। पेंडास को 2001 से ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा एक वेब आधारित उपकरण के रूप में विकसित किया गया ताकि एक एकीकृत वेब आधारित वेब संग्रह प्रबंधन प्रणाली प्रदान की जा सके। पेंडास हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ वेब बेस्ड टूल। ये एक वेब बेस्ड टूल है। कभी आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेंडास क्या है, तो आपको तो पता है पेंडास क्या है? डिजिटल प्रिजर्वेशन क्या है? प्रोजेक्ट है ना। पूरा नाम अगर कभी पूछता है तो डिजिटल आर्काइविंग सिस्टम है। ये एक वेब बेस्ड टूल है ना, जिसको किसके द्वारा बनाया गया था? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो जैसी संस्था कभी कभी पूछती है इस चीज़ों को, तो आप याद रखिएगा भाई, एक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, ठीक है, 2001 से, है ना। एंड इंटीग्रेटेड वेब बेस्ड वेब आर्काइविंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, किसका? ऑस्ट्रेलिया का। ये भी याद रखिएगा, हिंदी में देख लीजिए। पेंडास को 2001 से ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा, कौन सी पुस्तकालय द्वारा, कहाँ की पुस्तकालय द्वारा अगर पूछा जाता है तो पेंडोरा जो है ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा एक वेब आधारित, है ना, वेब बेस्ड टूल्स के रूप में विकसित किया गया है ताकि एकीकृत अर्थात इंटीग्रेटेड वेब बेस्ड वेब आर्काइविंग मैनेजमेंट सिस्टम के प्रणाली के रूप में इस कार्य कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो प्रोजेक्ट है वो है KBE डिपो, है ना। KBE डिपो आपको कई बार पूछेगा KB का पूरा नाम, तो आप देखिए कोनिंका लीचके बिब्लोथेके, है ना, बिब्लोथेक, KB, ठीक है। नीदरलैंड की राष्ट्रीय पुस्तकालय ने देश में डिजिटल प्रकाशनों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए, लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, कहीं लिखा है देखिए, लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन लिखा होगा,
ये लिखा है लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन है ना, दीर्घकालिक संरक्षण के लिए 2002 में डिजिटल सूचना संग्रह प्रणाली ई डिपो को एक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। तो कभी आपसे पूछता है कि केबी ई डिपो किससे संबंधित है, तो सबसे पहला आंसर होगा डिजिटल प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट से संबंधित है। केबी का पूरा नाम क्या है, तो कोनिंकलीजके बिब्लियोथेका है ना। ये किस कंट्री से संबंधित है, तो नीदरलैंड से। और कहाँ की लाइब्रेरी, नीदरलैंड की राष्ट्रीय लाइब्रेरी, ठीक है। ये 2002 में डिजिटल सूचना संग्रह प्रणाली के रूप में ई डिपो की एक परियोजना की शुरू हुआ था। अंग्रेजी में देखिए है ना, कोनिंकलीजके बिब्लियोथेक केबी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द नीदरलैंड स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड। डिजिटल इंफॉर्मेशन आर्काइविंग सिस्टम ई डिपो इसका नाम था कब, 2002 में, फॉर लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन डिजिटल पब्लिकेशन इन द कंट्री। जो नीदरलैंड में पब्लिकेशन हो रहा था जिस भी डॉक्यूमेंट्स का है ना, उनका लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए केबी ई डिपो का यूज़ किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में 110% आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट में आता है अगला जो है एस्पीडा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इफेक्टिव, ई फॉर इफेक्टिव, एस फॉर स्ट्रेटेजिक मॉडल, फॉर द पी फॉर प्रिजर्वेशन एंड डिस्पोजल ऑफ इंस्टीट्यूशनल एसेट्स है ना। ये एस्पीडा का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है द इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मॉडल फॉर द प्रिजर्वेशन एंड डिस्पोजल ऑफ इंस्टीट्यूशनल एसेट्स, एस्पीडा। इंग्लिश में देखिए एस्पीडा का पूरा नाम यही है, द इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मॉडल फॉर द प्रिजर्वेशन एंड डिस्पोजल ऑफ इंस्टीट्यूशनल एसेट्स। यह परियोजना ग्लासगो है ना विश्वविद्यालय में आधारित थी और उच्च शिक्षा संस्थानों में डिजिटल संरक्षण के लिए एक मॉडल तैयार करने हेतु संयुक्त सूचना प्रणाली समिति कौन सी, जिस्क द्वारा प्रायोजित थी। अब देखिए सॉरी, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे होंगे अगर आप लोगों ने, तो JICSC इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका पूरा नाम होता है जॉइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कमेटी। इंग्लिश में देखिए द प्रोजेक्ट वाज बेस्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो है ना। ये कभी आपसे पूछा जाए कि एस्पीडा जो है किससे संबंधित है, किस विश्वविद्यालय थे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से एस्पीडा संबंधित है। एंड स्पॉन्सर्ड बाय द, कौन स्पॉन्सर्ड करता है, तो JISC का पूरा नाम होता है जॉइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कमेटी, जिस्क है ना। जॉइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कमेटी के द्वारा इसको स्पॉन्सर्ड किया जाता है। टू ड्रॉ अप मॉडल फॉर डिजिटल प्रिजर्वेशन एट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एक मॉडल तैयार करने हेतु संयुक्त सूचना प्रणाली समिति जिसके द्वारा प्रायोजित थी। कौन सी प्रायोजित थी, तो एस्पीडा उसी पर प्रायोजित थी, उसी का स्पॉन्सर्ड करता था, ठीक है। ये एक हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे परीक्षा में जो एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाए तो डिजिटल प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट में लॉकॉस, क्लॉकॉस और पोर्टिको है ना। 3 प्रमुख डिजिटल संरक्षण पहल है जिनका उद्देश्य डिजिटल सामग्री को दीर्घकालिक पहुंच और उपयोग के लिए सुरक्षित और संरक्षित करना है। ये 3 जो है, ये 3 से आपके परीक्षा में और 110% गारंटी देता हूं कि इस तीनों से एक क्वेश्चन कभी ना कभी आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं, तो क्या है सबसे पहला जो है वो है लॉकॉस है ना। यहाँ पास लॉकस का पूरा नाम पूछा जाता है। L फॉर लॉट्स, O फॉर ऑफ, C फॉर कॉपीज, K फॉर कीप, S फॉर स्टफ, S फॉर सेव। साथ में पढ़ें तो लॉट्स ऑफ, कॉपी, कीप, स्टफ, सेव है ना। ये फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है कि लॉकॉस का पूरा नाम क्या होता है। सेट्स के एग्जाम में पूछा जाता है, MP सेट, WB सेट, तो बहुत सारे सेट जितने भी स्टेट्स में होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो लॉकॉस का पूरा नाम है लॉट्स ऑफ, कॉपी, कीप, स्टफ, सेव, ठीक है। लॉकॉस बहुत सारी प्रतियां सामान को संरक्षित करती हैं, सुरक्षित रखती हैं। तो देखिए लॉकॉस प्रोग्राम फाउंडेड इन 1999, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ, कब खोजा गया, कब बनाया गया, कब स्टार्ट हुआ, तो 1999 में। कहाँ पर, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है। ये लिखा है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। कौन व्यक्ति थे, तो डॉक्टर डेविड S.H. रोसेंथल एंड विक्टोरिया रिच, ठीक है। इंग्लिश पे पढ़ें तो लॉकॉस प्रोग्राम फाउंडेड इन 1999 बाय डॉक्टर डेविड S.H. रोसेंथल एंड विक्टोरिया रिच अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना। ये व्यक्तियों का नाम है डॉक्टर डेविड S.H. रोसेंथल एंड विक्टोरिया रिच। इन्हीं के अंडर स्पॉन्सरशिप कौन किया था, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी किया था।
इन्हीं ने डेवलप किया था। एंड सपोर्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर डिजिटल प्रिजर्वेशन। हिंदी में देखें तो लॉकस जो है उसका पूरा नाम हिंदी में बोले तो बहुत सारी प्रतियां सामान को सुरक्षित रखती है। कार्यक्रम 1999 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रायोजन के तहत डॉक्टर डेविड एच रोसेंथल और विक्टोरिया रिच द्वारा स्थापित किया गया था। किसको? लॉकस को। ठीक है, डिजिटल संरक्षण के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकसित करता है और समर्थन करता है। दोनों तरह के काम कौन करता है? लॉकस करता है। लॉकस क्या है पूछता है तो लॉकस डिजिटल प्रिजर्वेशन टूल्स हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्लॉकस है ना, क्लॉकस का पूरा नाम है कंट्रोल्ड लॉट्स ऑफ कॉपी कीप स्टफ सेफ। क्लॉकस का पूरा नाम है कंट्रोल लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ। क्लॉकस कंट्रोल लॉट्स ऑफ कॉपी कीप स्टफ सेफ इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लॉकस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लॉकस का एक्सटेंडेड वर्जन को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं भाई? लॉकस के एक्सटेंडेड वर्जन को क्लॉकस कहते हैं। फाउंडेड एज अ प्रोजेक्ट इन, कब खोजा गया इसको, कब बनाया गया, कब आया? तो 2006 में है ना, एक परियोजना के रूप में इसको भी। इज अ कोलेब्रेशन ऑफ वर्ल्ड्स लीडिंग एकेडमिक पब्लिशर एंड रिसर्च लाइब्रेरीज प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल डार्क आर्काइव टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ वेब स्कॉलरली कंटेंट। डिजिटल कंटेंट इज स्टोर्ड इन क्लॉकस archive with no user access unless a trigger situation occurs. It work on the same principle of replication and polling odd one out mechanism as in the case of locus, but unlike locus it is a dark archive. ठीक है, which ensures access to information in trigger situations only. देखिए यहाँ पर डार्क आर्काइव लिखा हुआ है और लाइट आर्काइव लिखा हुआ है, तो आप याद रखिएगा क्लॉकस किस टाइप का आर्काइव है तो डार्क आर्काइव है और लॉकस किस टाइप का है तो लॉकस एल से याद रखिएगा लाइट आर्काइव है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आपके परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक, ये याद रखिएगा, क्लॉकस डार्क आर्काइव है और लॉकस लाइट आर्काइव है। एल से लाइट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लॉकस हिंदी में देखिए कंट्रोल लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ का विस्तारित संस्करण है किसका? लॉकस का, जिसे 2006 में एक परियोजना के रूप में स्थापित किया गया था। कब इसको स्थापना किया गया था तो 2006 में। यह दुनिया के अग्रणी अकादमिक प्रकाशनों और शोध पुस्तकालयों का सहयोग है जो वेब आधारित विद्वानों की सामग्री के दीर्घकालीन अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी डार्क आर्काइव प्रदान करता है। तो डार्क आर्काइव किससे रिलेटेड है? क्लॉकस से रिलेटेड है। ठीक है, डिजिटल सामग्री को क्लॉकस संग्रह में संग्रहित किया जाता है जिसमें कोई उपयोगकर्ता पहुंच नहीं पाता है जब तक कि कोई ट्रिगर स्थिति ना हो। ट्रिगर इससे रिलेटेड टर्म्स है, कभी ट्रिगर के बारे में पूछा जाए तो क्लॉकस याद रखिएगा। क्या लॉकस के मामले में प्रतिकृति और पोलिंग ऑड ऑन आउट तंत्र के समान सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन लॉकस एक लाइट आर्काइव है के विपरीत यह एक पहुंच डार्क आर्काइव है जो ट्रिगर स्थितियों की जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करता है। देखिए, मैं एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हूं कि इससे रिलेटेड आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको डिटेल्स पढ़ना है तो ईपीजी पाठशाला की वेबसाइट पर जाकर आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सॉरी मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर पोर्टिको होना चाहिए, यहाँ आप लिख लीजिएगा सुधार कर तीसरे नंबर पर, है ना। पोर्टिको डिजिटल प्रिजर्वेशन सर्विस स्टार्टेड इन 2002, अर्थात पोर्टिको डिजिटल संरक्षण सेवा जो है वो कब शुरू किया गया था? 2002 में एज अ प्रोजेक्ट बाय, किसका प्रोजेक्ट था? JSTOR का, जनरल स्टोरेज इसका पूरा नाम होता है, इसी का एक प्रोजेक्ट था। कब स्टार्ट किया गया? 2002 में। इज नाउ अ पार्ट ऑफ इथाका, है ना, अब इथाका का एक हिस्सा है। इज अ पार्ट ऑफ, एक इथाका का एक हिस्सा है। A not for profit organization helping the academic community use digital technologies to preserve the scholarly content, e-journals, e-books, digitized book collections accessible to research scholars and students in the future. It was launched in 2005. ये कब लॉन्च किया गया था? कौन? तो प्रोटिको कब लॉन्च किया गया था? 2005 में। हिंदी में देखिए, प्रोटिको डिजिटल संरक्षण सेवा जिसे 2002 में जनरल स्टोरेज द्वारा एक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था, अब इथाका का एक हिस्सा है जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो अकादमिक समुदाय में भविष्य में शोधकर्ताओं, विद्वानों और छात्राओं के लिए सुलभ विद्वानों की सामग्री जैसे कि ई पत्रिकाएँ, ई पुस्तकें, डिजिटलाइज संग्रह को संरक्षित करने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने में मदद करता है। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 2005 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब एक बार मैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, आपके परीक्षा में 110% आएंगे। जैसा कि पहला जो मैंने बताया है ना, क्लास्प का पूरा नाम क्या होता है? तो पहला ये है क्लासिक सॉफ्टवेयर प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट। ठीक है,
इस परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो 2004 में। किसके द्वारा? इंटरनेट आर्काइव के द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा डोरिया, डोरिया का पूरा नाम है डोरिया का पूरा नाम डिजिटल ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये कहाँ से आएगा? डोरिया कहाँ का प्रोजेक्ट था? तो फिनलैंड का प्रोजेक्ट था। हेलसिंकी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से ये कनेक्शन रखता था। बस 2 चीज़ें याद रखिए, आगे बढ़िए। पेंडोरा, पेंडोरा का पेंडास बोलते हैं, इसका पूरा नाम है पेंडोरा डिजिटल आर्काइव सिस्टम। 2001 से क्या है? ये 2001 से ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा एक वेब आधारित है, अर्थात पेंडास 2001। कहाँ? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ जाइए। केबी डिपो, केबी डिपो किससे रिलेटेड है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, एक इस प्रोजेक्ट के रूप में इसको भी स्टार्ट किया गया था, केबी डिपो 2002। आगे बढ़ते हैं तो आता है स्पीडा। स्पीडा किससे रिलेटेड है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से रिलेटेड है। ये भी याद रखिएगा, जिस फाउंडेशन स्पॉन्सर करता है, जॉइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कमिटी जो है इसको क्या करता है? स्पॉन्सर करता है। यहाँ पर 3 और डिजिटल प्रिजर्वेशन के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लॉकॉस, क्लॉकॉस और प्रोटिको। तो लॉकॉस लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ, इसका पूरा नाम है। ये 1999 में स्टार्ट हुआ था। डॉक्टर डेविड एच रोसेंथल एंड विक्टोरिया रिच कौन स्पॉन्सर कर रहा था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इतना चीज़ याद रखिएगा। क्लॉकॉस कंट्रोल्ड लॉट्स ऑफ कॉपी कीप स्टफ सेफ, एक्सटेंडेड वर्जन है किसका? लॉकॉस का। 2006 में ये फाउंड हुआ था। ये डार्क आर्काइव कहलाता है और लॉकॉस जो है लाइट आर्काइव कहलाता है। क्लॉकॉस 2006 में आया हुआ था, है ना, आपको पता है। और प्रोटिको जो है 2002 में स्टार्ट हुआ, है ना। ये इथाका का भी पार्ट है। किसका प्रोजेक्ट था? जेस्टोर के द्वारा ये चालू किया गया था। ठीक है, और ये लॉन्च हुआ था 2005 में। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइब्रेरी ज्ञान चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम से पहले और बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, महामैराथन मिलेगा। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।